उन्होंने हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। आतंकवादियों का पूरा गढ़ साफ करने की जरूरत है और उनको पालने वाले जो उनके आका है उनका अंत करने की जरूरत है, उनका जड़ से समाधान करने की जरूरत है, जो दोबारा से पनपे ना। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद पनप रहा है वो वहाँ की सरकारों ने पनपाया और खासकर पाकिस्तान ने। अब भारत के सामने ना तो चाइना टिक सकता, न पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो औकात ही क्या है। जब तक उसका समूल नाश ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, नक्शे से मिट ना जाए, तब तक ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। आज भी वो भिखमंगा पूरी दुनिया में गड़गड़ा रहा है, लेकिन फिर भी भारत पे हमले कर रहा है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। देखिए, जिस तरह कश्मीर में 26 हमारे नागरिकों को मारा गया उनका धर्म पूछकर, और जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया और सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। अब इस सिंदूर ऑपरेशन को लेके मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी जी। तो हम उनसे उनकी राय जानेंगे, उनके विचार जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में, ऑपरेशन सिंदूर को लेके तमाम चीज़ें। देखिए, नमस्कार, ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। आतंकवादी जो भारत में घुसे उन्होंने हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। अब उनको जो जवाब देने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, यानी कि धर्म बताकर हम उनका सफाया करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बताकर मार रहे हैं। ये अच्छी पहल है और बहुत अच्छा कार्य किया है और ये ऐसा होने की ज़रूरत है। न केवल चंद आतंकवादियों को मारने की ज़रूरत है, बल्कि आतंकवादियों का पूरा गढ़ साफ करने की ज़रूरत है और उनको पालने वाले जो उनके आका है, उनके आका हैं वहाँ की सरकार, आईएसआई और वहाँ की सेना। इनका जब तक सफाया नहीं होगा वहाँ आतंक ऐसे ही पनपता रहेगा। अभी साल 6 महीने चुप रहेंगे, उसके बाद फिर हमला करेंगे। इसलिए ज़रूरत है बिल्कुल जड़ से साफ़ करने की। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के नक्शे को मिटाया जाए और तभी पूरी दुनिया में आतंक का सफाया हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है। देखिए, आप बीजेपी के लिए कहते हैं कि वो हिंदुओं के लिए इतना कार्य नहीं करती, उसको सराहना नहीं देते, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने किया है, सिंदूर ऑपरेशन चलाया है, इतनी औरतों का सुहाग उजाड़ा गया, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी का बहुत अच्छा कदम है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुओं के हित की बात करने वाले एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ना तो कांग्रेस है, वो हिंदुओं की दुश्मन है। समाजवादी है, वो हिंदुओं की दुश्मन है। तृणमूल कांग्रेस है, वो भी हिंदुओं की दुश्मन है। वो कोई भी हिंदुओं के हित की बात नहीं करते। पूरा विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ रहता है। लेकर थोड़ा बहुत ले देकर बीजेपी ही है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात रखती है, लेकिन जितना गंभीरता से हिंदुओं के लिए काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, उसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल जो भी उम्मीद बनी है, तो अंधों में काना राजा। हमें जो भी उम्मीद है वो थोड़ी बहुत वो बीजेपी से भी भाई वो कुछ करे। जब तक कोई ऐसी स्ट्रांग पार्टी जो केवल हिंदुओं को हित के लिए ध्यान में रखते हुए काम करे नहीं होती या नहीं काम करती, तब तक तो हमारे पास बीजेपी के अलावा विकल्प ही नहीं है। अब जो बीजेपी ने काम किया है, जो देश के जो दुश्मन है, जो आतंकवादी है, उनको सफाया करने का काम किया है, अच्छा कदम है, लेकिन यह भी शुरुआत भर है। उनका अंत करने की ज़रूरत है, उनका जड़ से समाधान करने की ज़रूरत है, जो दोबारा से पनपे ना। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद पनप रहा है वो वहाँ की सरकारों ने पनपाया और ख़ासकर पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इनको शह देते हैं, तब इनके आतंकवादी जो भी मुखिया है वो उत्पन्न होते हैं, उनको हर तरह की सहूलियतें मिलती है और पूरे देश भर में ऐसे लोगों को जोड़कर सनातन के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ जिहाद फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए जो पहल है वो सराहनीय है, लेकिन इससे बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, जड़ से साफ करने की आवश्यकता है।
और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई, ब्लैकआउट कराया गया, तो क्या आप सब तैयार हैं युद्ध के लिए? क्या तैयार हैं इस जंग के लिए? देखिए, भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र है और मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में ही मजबूत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पूरे विश्व में भारत की जो शाखा है जो शाख है वो बहुत अच्छे से पूरे विश्व में स्थापित हुई है और शाख बनी है। उसके लिए सारा श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी। जो कांग्रेसी सरकार थी उन्होंने भारत को कभी उभरने नहीं दिया, ना ही सेनाओं को खुली छूट दी। लेकिन इस बार ऐसा है कि सेनाओं को भी खुली छूट दी है और भारत ने भी सैनिकरण में, यानी कि हथियारों को बनाने में, उसका निर्यात करने में, आयात करने में जैसी आवश्यकता है वैसा प्रयास किया है। जिनको हमें विदेशों से लेने की ज़रूरत थी वो खरीदे गए, लेकिन जिनको हम बेच सकते हैं बना के, वो मिसाइलें तैयार करी गई। भारत को नई नई टेक्नोलॉजी मिली इस दौरान में और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से भारत और भी मजबूत होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी सौदों पे काम करना रहता है। जिस दिन उन सारी सौदों पे काम करना शुरू हो जाएगा और वो सारे हथियार बना लिए जाएंगे, तो भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो पूरी दुनिया में किसी भी देश से मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि अब भारत के सामने ना तो चाइना टिक सकता, न पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो औकात ही क्या है। तो हम पहले से बहुत मजबूत हुए। और वैसे भी मैं बता दूं कि भारत के लोग दुनिया के सबसे बहादुर लोग होते हैं, क्योंकि अमेरिका इस बात को कहता है कि भारत की सेना मिल जाए और मेरे हथियार तो पूरे विश्व पे शासन कर लूँगा। तो भारतीय जो सेना में जो बहादुरी का जज्बा है वो अपने आप में ही अनुपम है। वो बहादुर हैं और कहीं भी डटते हैं, जैसे भी संसाधन होते हैं उन्हीं से वो अपना युद्ध लड़ते हैं। पहले भी लड़े हमने युद्ध और उसमें विजय हुए हम। तो ऐसी स्थिति में भारत मजबूत है और आगे भी मजबूती से कदम उठाता रहेगा। और जो परिस्थिति है वो भारत के पक्ष में, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत कभी पहल नहीं करता, लेकिन यदि उसके खिलाफ कोई रणनीति बनती है, कोई षड्यंत्र बनता है, तो उसे कुचलने में भी भारत कभी पीछे नहीं हटता। अब ज़रूरत है इस जो पाकिस्तान पे कदम उठाया, इसे समूल नाश करने की, तभी आतंकवाद समाप्त होगा। और जैसे बांग्लादेश ने जो कुतर्क किए हैं, अपने ही देश में हमारे वहाँ के हिंदुओं को सफाया किया है, उसे भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। उसको भी पूरी दुनिया के नक्शे से मिटाने की ज़रूरत है। और देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मानवाधिकार कहाँ गया? वह हिंदुओं की मानवता पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, बच्चियों से रेप हो रहे हैं, घरों में आगजनी हो रही हैं, सरेआम हिंदुओं को मार मार कर लटका दिया जाता है पेड़ों से, तारों से। तो ये बहुत बदतर स्थिति है बांग्लादेश की। वहाँ पर भी बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। उन ऐसे राक्षसों को, ऐसे जिहादियों को सफाया करने की ज़रूरत है, तभी पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। देखिए, इससे पहले सन 1971 में ऐसे हालात हुए थे जब मॉक ड्रिल की गई थी, ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो क्या आपने कभी देखा, सुना, या आपके परिवार में किसी ने उस समय में रहा हो, आपको कुछ बताया हो सन 1971 के बारे में? देखिए, 1971 में तो मेरा जन्म हुआ जी। तो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने सब कुछ देखा अपने सामने। और जो स्थिति भारत में उस समय थी, ठीक है, हम युद्ध जीते, उस समय भी जीते, लेकिन आज के समय में और उस समय में बहुत बड़ा अंतर है। तब हमारी शुरुआत थी और शुरुआत होने के नाते भी हमने ऐसे अपना संघर्ष किया, हमारे सैनिकों ने अपना जौहर दिखाया कि हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला किया और उस समय भी भारत विजयी हुआ। न केवल भारत विजयी हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन दुर्भाग्य ये है दोनों टुकड़े ही मुस्लिम राष्ट्र बने। अरे एक टुकड़े को तो भारत में विलय कर लेना चाहिए था, लेकिन उस समय के जो सत्ता पे बैठे लोग थे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, बल्कि 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद भी जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया। अरे भाई, बदले में अपना पीओके वापस ले लेते, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्या उनकी सोच थी,
क्या ऐसे कदम उठाए जो उन सैनिकों को भी छोड़ दिया और पीओ के जो उनके हिस्से में जो हिस्सा आया था, जिन्होंने कब्जा किया था अवैध रूप से, उस हिस्से को भी वापस नहीं ले पाए और अपने सैनिक जो पाकिस्तान में बंद थे उनको भी ये नहीं ले पाए। तो ये वहाँ राजनीतिक कहीं ना कहीं हल्कापन रहा, राजनीतिक सोच बहुत मजबूत नहीं रही। तुमने एक नया दुश्मन तो खड़ा कर दिया, लेकिन अपने हितों के लिए काम नहीं कर पाए। तो ऐसी जो परिस्थिति रही इंदिरा गांधी के साथ, या उन्होंने जो किया, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ठीक कोई न गड़बड़ रही होगी। बहुत अच्छी मानसिकता से फैसले नहीं हुए, उसका खामियाजा बांग्लादेश के रूप में हम आज चुका रहे हैं और पाकिस्तान हमारे लिए पहले ही नासूर बन चुका है। इन दोनों ही देशों का जब तक सफाया नहीं होगा, ये दो देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे, क्योंकि ये सीधा युद्ध तो लड़ नहीं सकते, लेकिन पूरे तरीके से ये षड्यंत्र रचते हैं। या सारे इस भारत में ही इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी एजेंट बैठा रखे हैं जो पाकिस्तानी आबादी को भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ जो भारत की बेटियाँ हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, जो जिहादी परिवारों से हैं खासकर, उन्होंने अपनी बेटियां पाकिस्तान में ब्याह दी। वो यहाँ पाकिस्तानी बच्चे पैदा कर रहे हैं और यहीं की नागरिकता लेकर और यहीं का लाभ उठा रही हैं। सरकार से जो भी सरकारी लाभ होते हैं, योजनाएं होती हैं, उन सब का लाभ उठा रही है, राशन का भी, और उन बच्चों को भी नागरिकता मिल रही है। तो अवैध रूप से यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के एजेंट छुपे बैठे हैं। इनको भी सामने लाने की ज़रूरत है और देश से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और देखिए कि जिस तरह पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसने कल पीओके पर एलओसी पर लगातार सीज फायरिंग की जा रही हैं। अभी चंडीगढ़ में भी ड्रोनिक हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें फेंकी जा रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत नहीं करता तो भारत उस पर कभी हमला नहीं करता। अभी जो भारत की योजना मुझे समझ में आती है, केवल भारत इतना करता, जो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवादियों के, उनको तबाह करके 7 जगह हमला करके और चुप बैठने वाला था। लेकिन ये भी ठीक हुआ, उन्होंने भारत पे अपना प्रतिकार किया, हमले किए, वो सारे तो नष्ट कर दिए सेना ने, हवा में ही नष्ट कर दिए। लेकिन भारत ने जवाब देना शुरू किया। यदि जवाब नहीं देता तो ये कायरता होती, क्योंकि आप जवाब भी नहीं दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। बदले में तब भारत ने जवाब देना शुरू किया है। कल 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान पर और भारत को, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन ये नुकसान फिर भी मैं कहता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। वो बाज नहीं आने वाला जब तक उसका समूल नाश ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, नक्शे से मिट ना जाए, तब तक ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। आज भी वो भिखमंगा पूरी दुनिया में गड़गड़ा रहा है, लेकिन फिर भी भारत पे हमले कर रहा है। वो बात अलग है, वो उसके सफल नहीं हो पा रहे। अभी भी वो 15-20 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जो कि हवा में ही नष्ट हो गई। यदि वो भारत में गिरती तो भारत का नुकसान होता। ये तो हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारे राडार अपने सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो सूचना पता लग जाती है और तुरंत उनको नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए भारत को सदैव सावधान रहने की ज़रूरत है और मैं तो कहता हूँ इसका पूरी तरह से सफाया होगा, तभी दुनिया से आतंकवाद मिटेगा। वरना तो ये स्थिति, क्योंकि पूरी दुनिया का जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर वो पाकिस्तान है। दुनिया का कहीं भी आतंकवादी हो, बाद में लास्ट में पाकिस्तान में ही शरण लेगा और पाकिस्तान से ही मिलेगा वो। ऐसे कई बार आतंकवादी हैं जो और देशों से भगौड़ा हो चुके हैं, या उनको घोषित आतंकवादी है या उन पे इनाम घोषित रखा हुआ तो पाकिस्तान में ही शरण लेते हैं। तो पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। और एक और आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया का एक और केंद्र है जहाँ से जन्म होते हैं बड़े से बड़े आतंकवादी, वो है देवबंद। भाई उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देवबंद भी गढ़ है, वहाँ से शिक्षा मिलती है और वो ट्रेनिंग पाकिस्तान देता है और पूरे दुनिया में वो सप्लायर फैल जाते हैं, वो सप्लाई किए जाते हैं। तो इस पूरे षड्यंत्र को समझ के कदम उठाएंगे तभी इसका सफाया होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी मेरे साथ मौजूद थे देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी जी, जिन्होंने हमें अपनी सोच बताई, अपने विचार बताए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके
भाजपा जो कार्यवाही कर रही है, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या सोच है, क्या क्या उनकी मांग है, उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे ऑपरेशन को लेके, इस पूरी कार्रवाई को लेके। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी बारी है, आप भी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है। और खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।